Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 10 of ACCA F9, and the name of the chapter is Working Capital Management, Cash and Funding Strategies. तो गाइज आई होप जो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें कराया था, एक बड़ा क्वेश्चन भी हमने किया था, वो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया हो. सो लेट्स यूज द नेक्स्ट पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. सो द नेक्स्ट पार्ट इज यूजिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अब इसका मतलब क्या है, पिछले जो हमने क्वेश्चन करा था पिछली क्लास में, उसमें तो हमने अपना एनालिसिस करके, सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हमने देखा था कि अकॉर्डिंगली 4 मंथ बाद हमारा कितना कैश हमारे पास होना चाहिए. ठीक है, यही हमने देखा था. अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ वेरी ईजी. ये ईजी कैसे है, यहाँ पे वी हैव टू ऑप्शंस. अब किस चीज़ के ऑप्शन है, यू मस्ट बी वंडरिंग. सो यहाँ पे हमें बोला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की मुझे बैलेंस शीट गिवन है. ठीक है, मेरी कंपनी की मुझे बैलेंस शीट गिवन है सारी, और मुझे बोला गया कि आगे जाके बैलेंस शीट में ये चेंजेस आने वाले हैं. जैसे फिक्स एसेट्स में ये चेंज आएगा, करंट एसेट्स में ये चेंज आएगा, डेटर्स रिसीवेबल्स में ये चेंज आएगा, शेयर कैपिटल में ये. तो मुझे कुछ चेंजेस बनाए हुए हैं, और उसके बाद मुझे ये एनालाइज करना है कि आफ्टर डूइंग द चेंजेस मेरे पास कितना कैश बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, तो हाउ विल आई डू इट? वेरी सिंपल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ नहीं हमें करना. जो चेंजेस होंगे, व्हाट वी विल डू, हम लिखेंगे अपनी रिवाइज्ड फिगर्स. क्या लिखेंगे? हम सारी रिवाइज्ड फिगर्स लिख देंगे एक्सेप्ट कैश. हम कैश के अलावा, कैश या बैंक, उसके अलावा जितनी भी रिवाइज फिगर है वो सारी यहाँ लिख देंगे. जैसे प्लांट एंड मशीनरी की रिवाइज फिगर, सब कुछ यहाँ पे लिख देंगे. और उसके बाद बैलेंस विल बी दी टोटल कैश रिक्वायर्ड. बैलेंस विल बी दी टोटल कैश रिक्वायर्ड, कि अगर हमारे बैलेंस शीट में ये चेंजेस होते हैं तो हमें इतना जो बैलेंस होगा, इतना कैश रिक्वायर होगा. सो हमारा नेट कैश रिक्वायर्ड, नेट कैश हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, दिस इज टोटल कैश, जो हमारा टोटल कैश आया, माइनस ओपनिंग कैश. ओपनिंग कैश मतलब कि जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट थी हमारी, उसमें जो हमारी कैश फिगर थी वो हम माइनस कर देंगे टोटल में से. मतलब इतना हमें एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं हमें करना. जो भी हमारी बैलेंस शीट की रिवाइज फिगर्स है वो हम लिखेंगे. वो लिखने के बाद जो भी हमारा बैलेंस आएगा कैश का, दैट इज टोटल कैश रिक्वायर्ड. और टोटल में से जो प्रीवियस बैलेंस शीट में मेरे पास कैश है वो मैं माइनस कर दूंगा. तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि नेट कैश मुझे कितना रिक्वायर है. सो प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फोरकास्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, used to predict the cash balance at the end of the given period. This method was typically required to forecast of जो भी चेंजेस होंगे. तो मैं तुम्हें क्रक्स बता ही दिया, इसमें कुछ खास नहीं है. इसके अलावा जो सेकंड मेथड हमारा आता है, दैट इज एनी सेम क्वेश्चन कैन बी डन बाय एनी मेथड. तो पहला तो हमारा था फाइनेंशियल पोजीशन दे, दूसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हम ये देखेंगे कि नेट टोटल कैश हमारा कितना चेंज होगा. तो नेट कैश हमारा कितना चेंज होगा वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू देखेंगे. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी करेंगे. अब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या यहाँ पे पूरी आएगी, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर में है? नहीं. क्यों? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो प्रीवियस हमने जो काम किया है, हम उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, तो वो हमें एग्जैक्ट चाहिए होती थी. वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्ट चाहिए होती थी, क्योंकि हम प्रीवियस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उससे कैश फ्लो बना रहे हैं. यहाँ पे हम जो प्रीवियस फिगर है उसका हम एक फ्यूचर एस्टिमेट लगा रहे हैं. दिस इज फ्यूचर एस्टिमेट, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा ईजी है वैसा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है. मैं तुम्हें अभी फॉर्मेट भी दिखाऊंगा. तो सेम क्वेश्चन कैन बी डन बाय बोथ द मेथड्स, ईदर यूजिंग फाइनेंशियल पोजीशन और यूजिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकलेगा. देखो, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो. सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे याद रखना, दिस इज आफ्टर डेप्रीसिएशन. मतलब हमारे को अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिए हुए हैं डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद, कि नॉर्मल जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट थे उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद जो वैल्यू आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो अगर गिवन है तो उसमें हम डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे. अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हमें विदाउट
डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन गिवन है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं करेंगे। लॉजिक क्या होता है, वाई डू वी ऐड बैक डेप्रिसिएशन, कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स है, हालांकि हमने ये तो चीज़ मुझे बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमने पिछले आई थिंक सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जो करा था इन्वेस्टमेंट वाला, वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें प्रॉफिट्स गिवन हो और हमें कैश इनफ्लो निकालना हो तो प्रॉफिट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं बिकॉज दैट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस और हमने उसको प्रॉफिट में से ऑलरेडी पहले माइनस कर दिया होता है, तभी हम उसको ऐड बैक करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, तो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है फॉर्मेट बट सिंपल है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कहाँ से कैश हमें आएगा, सेल ऑफ करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट से कैश आएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अगर हम फाइनेंस रेज करेंगे, लोन लेंगे, उससे हमें कैश आएगा। कैश कम कैसे होगा, अगर फिक्स एसेट परचेज किया, अगर हमने लोन्स वगैरह रिडीम किए, इंटरेस्ट पे करा, टैक्स पे करा, डिविडेंड पे करा, वो सब कुछ यहाँ से लेस हो जाएगा। और उसके बाद इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करके दिया हुआ है, मैं सिंपल बताता हूँ। करंट एसेट अगर इंक्रीज हो, याद रखना करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से माइनस होता है। सो करंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे ऐड होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, इफ करंट एसेट इंक्रीजेस तो माइनस होता है, करंट एसेट डिक्रीजेस तो यहाँ पे ऐड होता है। दिस इज एक्सक्लूडिंग कैश, कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग से तो हमारा आंसर आता है। तो एक्सक्लूडिंग कैश जितने भी हमारे करंट एसेट है अगर वो बढ़ रहे हैं तो माइनस होंगे और कम हो रहे हैं तो ऐड होंगे। और सेम वे वाइसा वर्सा, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ से माइनस हो जाएगी। तो रादर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग के पहले वर्किंग कैपिटल निकालो वो सब, तो इससे बेटर है सीधा याद रखना करंट एसेट इंक्रीज तो माइनस, और शॉर्टकट करंट एसेट का इन्वर्स रिलेशन होता है, करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि करंट एसेट बढ़ा तो यहाँ से माइनस होगा, करंट, ये लो इन्वर्स, करंट एसेट बढ़ा तो माइनस, करंट एसेट कम हुआ तो ऐड, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी नेट कैश फ्लो। और याद रखना ये जो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और टैक्स पेड है, ये तीनों चीज़ें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस नहीं होती। सो नॉर्मली क्या होता है हमारा, ये मैं हटा रहा हूँ, अब इसको तुम पॉज करके चाहे लिख सकते हो अपनी बुक में, एक बार लिख लो। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। सो देखो गाइस होता क्या है, सिंपल क्रक्स बता रहा हूँ। हमारा सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, या कॉन्ट्रीब्यूशन, या ग्रॉस प्रॉफिट लगा लो, चलो सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं हमारे सेलिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, वो सब कुछ एक्सपेंस माइनस करते हैं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ये तीनों चीज़ें हम माइनस नहीं करते। इन तीनों चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें माइनस करते हैं तो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन तीनों चीज़ों को हम छोड़ के बाकी सारी चीज़ें माइनस करते हैं तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट, हमारा आता है प्रॉफिट। उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स तो आता है नेट प्रॉफिट। फिर उसमें से हम माइनस करते हैं डिविडेंड तो आता है रिटेन्ड अर्निंग, के प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया तो नेट प्रॉफिट, उसमें से डिविडेंड माइनस किया तो रिटेन्ड अर्निंग। तो हमें अगर ये फिगर गिवन है दैट मीन्स हमने इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड माइनस नहीं करा हुआ, वो हमने इसीलिए यहाँ पे तीनों माइनस करें। लेकिन याद रखना अगर हमारे को दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है दैट मीन्स इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी माइनस किए हुए हैं तो उनको हम दोबारा यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तुम्हारे को F9 में नहीं आने वाला, बट स्टिल मेरी ड्यूटी है कि कहीं से भी कन्फ्यूजन ना हो। आई जस्ट वॉन्ट कि तुम्हें हर तरीके से क्लैरिटी रहे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तीनों चीज़ें माइनस नहीं होती। अगर ये तीनों चीज़ें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं तो हमें दोबारा से यहाँ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिंपल बस ये याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम बोथ दी मेथड एंड लेट्स सी हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता। सो क्वेश्चन इज Z कंपनी हैज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30th जून 2013। ये हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है पूरी। एक सेकंड में देख लूँ नीचे और क्या है। ओके ठीक है, तो ये मैं फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है और ये एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। सो ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन, अभी इसका कुछ नहीं करना, लेट्स रीड द एडजस्टमेंट। सो टोटल एसेट्स
और यहाँ पे आ गया टोटल लाइबिलिटी 290। आगे, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू एक्वायर फर्दर प्लांट कॉस्टिंग 8,000 ड्यूरिंग द ईयर तो 30 जून 2014। अब 30 जून 2014 को कंपनी एक्सपेक्ट करे कि हम एक प्लांट परचेज करेंगे। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में निकालना है प्रोड्यूस अ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट फोरकास्ट एज ऑन 30 जून 2014 एंड प्रिडिक्ट व्हाट द कैश बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बी एट दैट डेट, कि उस डेट को हमारा कैश बैलेंस क्या होगा और हमें एक बैलेंस शीट बनानी है पूरी हमारी फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग। ओके, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है? कंपनी एक्सपेक्ट टू एक्वायर फर्दर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 8,000 ड्यूरिंग द ईयर टू दिस। तो 8,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं, सो इसमें 8,000 का प्लांट एंड मशीनरी ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 8,000 की ऐड होगी। अभी सेकंड इफेक्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम डबल एंट्री काम नहीं कर रहे, हम सिंपल सिर्फ फोरकास्टिंग कर रहे हैं, हर चीज़ की फोरकास्टिंग कि प्लांट एंड मशीनरी में अगले साल ये ऐड होगा। द लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% एंड 10%। इन्वेंट्री 5% से बढ़ेगी, तो इन्वेंट्री हमारी है कितनी? 16,000। तो 16,000 इंटू 5%, तो इन्वेंट्री हमारी बढ़ जाएगी 800 से, और रिसीवेबल 10% से, रिसीवेबल है 80,000, तो रिसीवेबल हमारे 8,000 से बढ़ जाएंगे। ट्रेड पेबल्स एंड डिविडेंड लायबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बी द सेम। बैंक के बारे में भी हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। इक्विटी के बारे में कुछ नहीं बोला, और ट्रेड पेबल और ये हमारे 10,000 देंगे, इनमें नो चेंज, ठीक है। नो शेयर इशू इज प्लान्ड, शेयर इशू कोई प्लान नहीं किया, ये भी फिगर सेम है। रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 42,000, कि हमारे जो रिटेन अर्निंग आएगी वो आएगी 42,000। रिटेन अर्निंग हमारी आएगी टोटल 42,000 इज द टोटल रिटेन अर्निंग। इसमें क्या ऐड हो रहा है? तो 42 माइनस 34 अगर करेंगे तो मतलब 8,000 की रिटेन अर्निंग हमारी और बढ़ रही है। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर। तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमें डेप्रिसिएशन करनी है, तो 192 प्लस 8 यानी 2 लाख इंटू 20%, दैट मीन्स 40,000 की हमें यहाँ पे क्या लग जाएगी? डेप्रिसिएशन, जो हमें माइनस करनी पड़ेगी। याद रखना, ये डेप्रिसिएशन हम अभी रिटेन प्रॉफिट वगैरह में से कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे कि सर डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट होते हैं तो रिटेन अर्निंग में से भी माइनस होगा, नहीं। हम सिर्फ फोरकास्टिंग कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो रिटेन अर्निंग है उसकी फिगर 42,000 आ रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। हमें कुछ नहीं सोचना कि क्या एडजस्टमेंट करिए, सिंपल जो चीज़ें हमें गिवन है हमें वो लिखते चले जानी है। और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं एक ड्राफ्ट रिवाइज बैलेंस शीट बनाता हूँ। सो प्लांट एंड मशीनरी मेरी होगी 192 प्लस 8,000 माइनस 40,000, सो 1,60,000 की मेरी होगी प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेंट्री हो गई मेरी 168,00। रिसीवेबल मेरा हो गया 88,000, ठीक है। और बैंक में भी कोई चेंज नहीं है तो बैंक में भी छोड़ देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा मैं, ये मैं खाली छोड़ रहा हूँ। सो टोटल ऑफ एसेट्स, इक्विटी में कोई चेंज नहीं है 2,16,000, रिटेन अर्निंग 42,000 है, ट्रेड पेबल सेम है, डिविडेंड पेबल 30,000 सेम है, ठीक है गाइस, और कुछ नहीं है। अब टोटल ऑफ लायबिलिटी मुझे यहाँ से मिल जाएगा, टोटल ऑफ लायबिलिटी विल बी 2,16,000 प्लस 42,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, दैट मीन्स 2,98,000। नहीं गाइस, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। मिस्टेक क्या करी है? मुझे बोला गया, मैंने यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ा, गलती सबसे होती है, मुझसे हो गई। रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 42,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने 42,000 कमाए, तो अभी तक के हमारे प्रॉफिट से 34,000 प्लस हमने 42,000 और कमाए, कि पहले थे हमारे 34,000, यहाँ ये नहीं दिया हुआ रिटेन प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 42, तब हम यहाँ पे 42 लिखते, यहाँ लिखे ड्यूरिंग द ईयर हमने 42 कमाए हैं, 34 पहले थे, तो 34,000 प्लस 42,000 इट इज़ 76,000, तो 76,000 की मेरी आ जाएगी टोटल रिटेन प्रॉफिट। तो 2,16,000 प्लस 76,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, सो दैट मीन्स 3,32,000 के मेरे क्या आ गए? टोटल लायबिलिटी। सो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 3,32,000, तो जो मेरी टोटल लायबिलिटी है बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटी हमेशा मैच करती है, तो 3,32,000, तो यहाँ पे भी 3,32,000 होना चाहिए।
तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैश बैलेंस विल, कैश का जो आंसर आएगा दैट विल बी द बैलेंस। सो 3,32,000 इसमें से मैं ये जब चीज़ें माइनस कर दूंगा तो मेरा कैश बैलेंस आ जाएगा। तो 332 माइनस 160 माइनस 16800 माइनस 88,000, दैट मीन्स मेरा जो कैश बैलेंस आ रहा है इट इज़ 67200, कि मेरे पास क्लोजिंग कैश इतना होना चाहिए कि उस साल जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा फोरकास्ट करके तो इतना मेरा कैश बैलेंस आएगा 67200, कि इतना कैश मेरे पास होना चाहिए उस टाइम पे। सिंपल कैसे निकाला बैलेंसिंग फिगर, जनरली जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जितने भी ACCAs हैं, जब भी वो फोरकास्टिंग करते हैं किसी कंपनी की, जब तुम इंटरनल कंट्रोल बना रहे हो, कंपनी में मैनेजमेंट अकाउंटेंट लगे हो और तुम आगे की फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो तुम कैश पे कभी ध्यान नहीं दोगे, तुम बाकी सारी, क्योंकि कैश वी कैन नॉट एक्सपेक्ट क्या होगा आगे, तुम बाकी सारी चीज़ें देखोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तुम्हारा कैश आ जाएगा। और अगर तुम्हें कैश इतना ज़्यादा नहीं रखना देन तुम अपनी एडजस्टमेंट्स करते हो। दिस इज़ व्हाट इज़ डन प्रैक्टिकली, बट हमें क्या पढ़ना है कि हमारा इतना बैलेंस ऑफ कैश होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओपनिंग कैश था 2000, क्लोजिंग कैश आ रहा है 672, दैट मीन्स 652 हमारे पास एडिशनल कैश आना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, कि मतलब हमारा कैश इनफ्लो होगा, कि ये सारी चीज़ें चेंज होने के बाद, जब ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, एडजस्टमेंट होगी, तो हमारा जो है कैश इनफ्लो होगा कितने का, 65200 का, कि ओपनिंग कैश 2000 था, इतना कैश इनफ्लो हो गया, तो क्लोजिंग कैश हमारे पास हो गया 67200। ठीक है गाइस, सिंपल था। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट के तरीके से करके दिखाऊं, स्टूडेंट्स मस्ट बी वंडरिंग कि सर आप क्यों उससे करा रहे हो, जब यहाँ से हमें समझ आ गया, पता होना चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के तरीके से करना है, विच आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब यहाँ पे दिखाओ रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग कितनी है 42,000, रिटेन अर्निंग 42,000, इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपनी डेप्रिसिएशन। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने इतने प्रॉफिट कमाए, दिस मीन दीज आर नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन तो माइनस होती ही होती है, तो डेप्रिसिएशन में यहाँ पे ऐड बैक कर दूंगा, कितनी थी 40,000 डेप्रिसिएशन थी। आगे उसके बाद नॉन करंट एसेट मैंने 8,000 का परचेज करा है, दैट मीन्स माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट 8,000 का परचेज करा है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। इन्वेंट्री मेरी बढ़ रही है, मैंने बताया था करंट एसेट्स हैव इनवर्स रिलेशन, क्या मैंने बताया था, करंट एसेट हैव इनवर्स रिलेशन। तो अगर इन्वेंट्री इतने से बढ़ रही है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 800, रिसीवेबल्स मेरे 8,000 से बढ़ रहे हैं, ये भी माइनस हो जाएंगे, माइनस इंक्रीज इन रिसीवेबल 8,000, माइनस हो गए। उसके बाद रिटेन प्रॉफिट लिख चुका हूँ और कहीं पे कोई चेंज ही नहीं था, दैट्स इट। अब इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, सो दैट मीन्स 42,000 प्लस 40,000 माइनस 8,000 माइनस 800 माइनस 8,000, सो मेरा आंसर आता है 65200, 65200, दैट मीन्स इतना मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो इतना मेरा इनफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कि आफ्टर मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे समझ आया कि मेरा टोटल इनफ्लो इतना हुआ है, एड ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे पता चला कि इतना कैश इनफ्लो हुआ है। स्टार्टिंग में मेरे पास जो कैश था दैट वाज 2000, देयरफॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो मेरे पास आएगा इट इज़ गोइंग टू बी 67200, और ये वाला आंसर हमारा यहाँ से मैच कर रहा है। देखो तो सिंपल, देर आर टू वेज ऑफ डूइंग अ क्वेश्चन, ईदर बाय मेकिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट और ईदर बाय मेकिंग फाइनेंशियल पोजीशन। कई बार हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, बट जनरली वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड जस्ट टू क्रॉस चेक द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे हो चुका है, अब इसको मैं पॉज कर रहा हूँ। हाँ गाइस, तो मैंने वहाँ पे पॉज कर दिया था, तो उस तरह से हमारा आंसर होता है। तुम पॉज करके वहाँ पे अपना जो सॉल्यूशन है मेरा अच्छे से देख सकते हो, एंड यू कैन ट्राई द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एज वेल। इनफैक्ट क्वेश्चन तुम्हें हमेशा खुद करना ही चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब आता है यूजिंग वर्किंग कैपिटल रेशोज। अब वर्किंग कैपिटल रेशोज का मतलब वो यही कह रहे हैं कि आप वर्किंग कैपिटल रेशो मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट से करो। So working capital ratios can also be used to forecast future cash requirement. The first stage is to use the ratios to work out working capital requirement, as we have already seen in working capital management chapter. This technique is used to help forecast overall cash flow. ये हमें परफॉर्मा दिया हुआ है। Note that performa is
given is not strictly in accordance with the IAS which are governed in the cash flow statement of the company. However, here we are calculating projected future cash flow rather than historical cash flow that is covered in by the standard. जैसा कि मैंने exactly बताया था कि हम FR के अकॉर्डिंग पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ फोरकास्टिंग देख के उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं. ठीक है. अब गाइस तुम्हें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सेल्स विल इंक्रीज बाय दिस. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी परचेज कॉस्टिंग दिस, इन्वेंट्री डेज, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन. तो एक काम करते हैं, चलो लेट्स डू वन थिंग, हम ये क्वेश्चन करते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे कि सर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन छुड़वा दिया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ. बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं ये बात. ठीक है. चलो ये क्वेश्चन करते हैं. आज की वीडियो में इतना क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट. चलो अब ये क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ है फोरकास्टिंग फ्रॉम वर्किंग कैपिटल रेशियोज. इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ है. ठीक है. देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस डिविडेंड, और हमें दिया हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट. ओके. एक्स कंपनी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग इन फोर्थ कमिंग ईयर. अगले साल क्या होने वाला है, सेल्स हमारी 10% से बढ़ने वाली है, प्लांट एंड मशीनरी विल इतनी की परचेज करेंगे, इन्वेंट्री डेज इतने हो जाएंगे, रिसीवेबल डेज इतने, ट्रेड पेबल डेज इतने, और इतनी हो जाएगी डेप्रिसिएशन 15 मिलियन. प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फोर कमिंग पीरियड. हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब यहाँ पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो एक काम करते हैं. अब गाइस देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू अपना आंसर निकालना है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्या क्या फिगर्स का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना है इफेक्ट. देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से सुनना गाइस, सेल्स विल इंक्रीज बाय 10%. ठीक है. और डेप्रिसिएशन विल बी 15 मिलियन. ठीक है. सेल्स विल इंक्रीज बाय 10%, हमें ये गिवन है. अब गाइस यहाँ पे हम ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करोगे चीज़ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे समझ आएगा. हमारी सेल्स थी 200 की, तो 200 मिलियन है, तो आई राइट 200. तो 200 इंटू 1.10, क्योंकि 10% से सेल बढ़ रही है, तो अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा 10%, दैट मीन्स अब मेरी सेल हो जाएगी 220. अब सेल मेरी हो जाएगी 220. अब कॉस्ट ऑफ सेल मेरी कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के साथ मेरी कॉस्ट ऑफ सेल पहले कितनी थी, 20 मिलियन. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉस्ट ऑफ सेल में से डेप्रिसिएशन हटाता हूँ, तो सेल मेरी है 220, तो आई विल जस्ट राइट सेल मेरी है 220, जो मेरी कॉस्ट है -20. तो पहले कॉस्ट विदाउट डेप्रिसिएशन विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, वो मेरी कितनी थी, 100. तो जो मेरी कॉस्ट थी दैट वाज 100. तो कॉस्ट थी 100, सेल्स थी 200. ध्यान से सुनना, कॉस्ट थी 100, सेल्स थी 200. तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, पहले जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन. तो अगर मैं पुरानी बात करूं, सेल्स में यहाँ लिख देता हूँ अपनी अभी, सेल्स 220. तो पहले मेरी जो सेल्स थी 200, कॉस्ट मेरा आया था 100. सो देयरफॉर 100 मेरा आ रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, नहीं आ रहा था. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन वाज 100. सो देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मेरी लास्ट ईयर की आ रही थी 100 डिवाइड बाय सेल. तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100, तो ये मेरा आता है 50%. दैट मीन्स पिछले साल जो मेरी ऑपरेटिंग रेशो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 50%. सो कैन आई अज्यूम कि इस साल भी मेरी ऑपरेटिंग रेशो जो है, ऑपरेटिंग रेशो इट विल बी 50%. क्यों, हमें थोड़ी पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या चेंज हुआ है, परचेज में क्या चेंज हुआ है. वी कैन नॉट इवन अज्यूम कि परचेज उतनी रहेगी, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट परचेज भी बढ़ेगी. तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है, वही परसेंटेज इस साल भी मेंटेन रहेगा. तो सेल्स इंटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज, दैट मीन्स जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 110, कि जो फोरकास्ट के बाद मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है दैट इज़ 110. ठीक है. और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ध्यान से सुनना, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करी है. यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 120 का, इट इज़ इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया. तो डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस करूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब एक्सपेंस विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जब मैंने यहाँ से हटा दिया कि अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, तो मेरी कॉस्ट थी इतनी.
उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट निकाला और वही प्रॉफिट को मैं परसेंटेज यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है इतना। अब अगर कोई तुमको बोले कि अगले साल का तुम ये निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ फोरकास्ट, तो मैं कर सकता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ गया माइनस मेरा डेप्रिसिएशन, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि अगले साल डेप्रिसिएशन इतनी होगी, बट हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, वी डोंट रिक्वायर दैट थिंग, हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? हमें निकालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन तभी माइनस होती है और तभी ऐड बैक होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन तभी ऐड बैक होती है जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करी। लेकिन मैंने तो डेप्रिसिएशन पिछले साल की यहाँ पे ऐड करके अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो जब मैंने डेप्रिसिएशन अभी तक इसमें से माइनस ही नहीं करी, इंक्लूड ही नहीं करी, तो मैं बाद में उसको कैसे हटाऊंगा, कैसे ऐड बैक करूंगा। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे हैं 1,10,000। अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे स्टार्ट। तो मैं बना रहा हूँ अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मेरा बनेगा फ्यूचर का, सो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 1,10,000, यही आ रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या माइनस होगा। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, यहाँ ना एक्चुअली थोड़ा फिगर्स का है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। रुको गाइस, मैं ना एक दूसरी साइड खोलता हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा पेज बड़ा है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ गाइस, अब मैं कर सकता हूँ। तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है विदाउट डेप्रिसिएशन, दैट इज 110 मिलियन। चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैं क्या क्या माइनस करूंगा, देखो गाइस। अब लॉजिक, इंटरेस्ट मेरा पिछली बार था 5, इस बार देखते हैं इंटरेस्ट कितना है। लॉन्ग टर्म लोन मेरे कितने हैं 50 मिलियन के, और लॉन्ग टर्म लोन का परसेंटेज है 10, दैट मीन्स माइनस इस साल भी जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 5। कैसे? 50 मिलियन का मेरा लोन है, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो इस साल भी 5 पे करूँगा। उसके बाद टैक्स। अब गाइस देखो, लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर पिछली बार टैक्स था 22, तो 22 जो टैक्स था वो इस प्रॉफिट का हम परसेंटेज निकाल देंगे तो हमें टैक्स की परसेंटेज पता चल जाएगी। तो इस साल भी हम क्या करेंगे, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, इस साल भी हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस जो हमारी एक्चुअल डेप्रिसिएशन थी विच इज़ 15 मिलियन, वो माइनस करने के बाद हम इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे, वो माइनस करने के बाद फिर हम एक्चुअल टैक्स निकालेंगे। क्या आएगा गाइज, वो चीज़ तब यूज़फुल होगी जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस की फोरकास्टिंग करनी है कि फोरकास्टिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, वहाँ के लिए सही है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हमें ये देखना होता है हमने कितना इंटरेस्ट पे करा है, कितना टैक्स पे करा और कितना डिविडेंड पे करा है। लास्ट ईयर का जो टैक्स है, तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर का टैक्स कभी भी उस साल पे नहीं होता, जनरली उस साल पे नहीं होता। हमने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ी है, टैक्स हमेशा नेक्स्ट ईयर पे होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सो जो पिछले साल का मेरा टैक्स था वो मैंने इस साल पे किया होगा, तो टैक्स जो मेरी पॉकेट से कैश आउटफ्लो हुआ होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो 22 का हुआ होगा यहाँ पे। सेम फॉर डिविडेंड। डिविडेंड पिछले साल हमारा प्रपोज था 10, प्रपोज मतलब हमने प्रपोज किया कि अगले साल हम इतना डिविडेंड देंगे, तो इस साल हमने डिविडेंड दिया होगा, सो माइनस डिविडेंड पेड 10 का हमने डिविडेंड दे दिया। सो पॉइंट इज, ये तीनों चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमने इनको एस्टिमेट करके यहाँ पे लिखने, नहीं, हम सिंपल बोलेंगे क्या कि पिछले साल इंटरेस्ट था इतना, वो हमने इस साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। पिछले साल का टैक्स था इतना, पिछले साल का टैक्स इस साल पे हुआ होगा। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल पे हुआ होगा। इसलिए हमने नेक्स्ट ईयर जो हमारा फोरकास्ट ईयर है, जो अगला साल है, उसमें हम ये फिगर्स माइनस कर रहे हैं क्योंकि अगले साल हमने पे करा हो। यही होता है ना गाइस रूल। अब हाँ, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता तब हम क्या करते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट, फिर आता प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स का परसेंटेज यहाँ से निकाल लेते विच इज़ कमिंग 29% समथिंग, फिर उस प्रॉफिट का हम परसेंटेज टैक्स निकालते, फिर माइनस डिविडेंड, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम कुछ ना लेते, या डिविडेंड का परसेंटेज निकाल लेते, कितना डिविडेंड हम नॉर्मली देते हैं वो हम माइनस करते। वो होता अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का फोरकास्ट बोला गया, बट हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट पेड माइनस टैक्स माइनस डिविडेंड। अब देखते हैं हमारे नॉन करंट एसेट में क्या चेंजेस आए हैं। चलो, प्लांट एंड मशीनरी विल बी परचेज कॉस्टिंग 12 मिलियन, तो 12 मिलियन की परचेज करेंगे माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो 12 मिलियन का हमारा एक्सपेंस होगा। आगे इन्वेंट्री डेज 80
रिसीवेबल डेज 80, पेबल डेज इतने। अब ये हमें डेज गिवन है, तो देखो गाइस अब यहाँ पे अगर हमें इन्वेंट्री डेज गिवन है, सो दैट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री कि अगर अगले साल इन्वेंट्री डेज इतने हैं, इन्वेंट्री डेज आर 80, तो इन्वेंट्री कितनी होगी हमारी, तो इन्वेंट्री विल बी डेज डिवाइड बाय, ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेज डिवाइड बाय 365 इनटू, या इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इट वाज डे, हाँ ऐसे ही कर सकते हैं, डेज डिवाइड बाय 365 इनटू कितने मिलियन हमारी क्या है, कितने मिलियन हमारी है इन्वेंट्री है, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल हमारी थी 110, सेल थी 220 माइनस 50, अगर 50% प्रॉफिट है तो 50% कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, ये था, तो कॉस्ट ऑफ सेल इज़ 110, तो इंटू 110, सो दैट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी होगी 80 डिवाइड बाई 365 इंटू 110, सो इट इज़ 24.10109, तो 24.11, तो आई कैन से 24.11, तो या इसको 24 लिख देते हैं, सो 24 विल बी माई क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान से 24 विल बी माई क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी थी 25, और फोर कमिंग ईयर में मुझे पता चला अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 24। दैट मीन्स इन्वेंट्री कम हो रही है तो मेरा बेनिफिट होगा, मैंने बताया था करंट एसेट हैज़ इन्वर्स रिलेशनशिप, कम हो रहा है तो ऐड, सो माइनस डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1। ऐसे ही रिसीवेबल डेज, अब रिसीवेबल है हमारे 75, तो 75 डिवाइड बाय 365 इंटू 75 डिवाइड बाय 365 इंटू रिसीवेबल देखे जाते हैं क्रेडिट सेल से। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो मैं सारी की सारी सेल्स को क्रेडिट बोलूँगा, सो दैट मीन्स 220, तो 75 डिवाइड बाय 365 इंटू 220 दैट मीन्स 45.20, तो 45 हो गए मेरे क्लोजिंग रिसीवेबल, पहले थे 33, सो 33 माइनस 45, तो 12 से बढ़ रहे हैं, माइनस इंक्रीज इन रिसीवेबल 12 यहाँ से माइनस हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, करंट एसेट्स हैव डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन, तो रिसीवेबल बढ़ रहे हैं मेरे, तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। अब सेम फॉर पेबल, पेबल है 50 डेज, तो पेबल 50 डिवाइड बाय 365, पेबल के लिए हम क्या देखते हैं, सप्लायर यानी परचेज, क्रेडिट परचेज यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, तो हम सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही यूज़ कर लेंगे क्योंकि परचेज तो गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही यूज़ कर लेते हैं 110। अगर गिवन होता क्रेडिट परचेज तो वो यूज़ करते, नहीं गिवन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज़ कर लेंगे, तो 110 इंटू 50 डिवाइड बाय 365, सो दिस इज़ 15.06 और आई कैन से 15, सो दैट मीन्स मेरे जो क्लोजिंग रिसीवेबल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15, पेबल सॉरी ओपनिंग पेबल थे 20, तो पेबल हैव डायरेक्ट रिलेशन, पेबल कम हो रहे हैं तो माइनस डिक्रीज इन पेबल 5 मेरा यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो दैट मीन्स जो नेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस फॉर दिस शाउट, मेरा फ्रेंड पीछे से आ गया था एकदम से मेरे रूम में और उसने पीछे से मुझे बड़ी ज़ोर से लात मारी, सॉरी गाइस, फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, ऑल एम्बिशियस, लेस एंड रूड एंड चलो एनीवेज गाइस, सो हाँ, तो ये मैंने बना दिया अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मुझे डेज गिवन थे उस डेज के अकॉर्डिंग मैंने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग पेबल्स निकाल दिए, और वो निकालने के बाद मैंने इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दी। बस अब मैं अपना आंसर निकाल देता हूँ। सो दिस इज़ 110 माइनस 5 माइनस 22 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 12 माइनस 15, तो मेरा आंसर आता है यहाँ पे मेरा 45 आ रहा है, एक सेकेंड, 110 माइनस 5 माइनस 22 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 12 माइनस 5, माई आंसर इज़ 45, जबकि इनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक, नहीं 45 आ रहा है गाइस, माई आंसर इज़ 45, इनका भी 45 आ रहा है। दैट मीन्स मेरा है कैश इनफ्लो कि नेक्स्ट ईयर के बाद मुझे इतना इनफ्लो कैश में होगा आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो होंगी उसके बाद मेरा जो कैश इनफ्लो होगा दैट विल बी 45, तो 45 का होगा मेरा कैश इनफ्लो। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास पहले कैश कितना था, पहले था 40, अब होगा कैश इनफ्लो 45, दैट मीन्स देयरफॉर क्लोजिंग कैश विल बी 45 प्लस 40, दैट मीन्स 85 विल बी दी क्लोजिंग कैश। तो मैंने क्लोजिंग कैश कैसे निकाला, इट विल बी 85, कि इतना ड्यूरिंग द ईयर कैश आया इनफ्लो, पहले कैश था 40 तो अब हो गया 85।
तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अगर हमें ऐसा बड़ा क्वेश्चन करना पड़े तो मुश्किल नहीं है, ईजी है, बट कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखना। तो यहाँ पे हो सकता है यू माइट रिक्वायर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना। वो 90% बच्चे ऑलरेडी FR या F3 करने के बाद ही ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट करेंगे, तो उनको आता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, आई वुड रिकमेंड कि एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ लो ताकि कॉन्सेप्ट्स अपनी क्लियर कर लो। चाहे F3 से पढ़ लो, चाहे F7 से, बेटर F7 से करो, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है। वो F7 के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी और यहाँ के लिए भी, बट यहाँ इतना बड़ा नहीं है। या तो तुम ये वाला जो फॉर्मूला है सिंपल इसी फॉर्मूले को लर्न कर लो, एग्जैक्ट लर्न कर लो। कॉन्सेप्ट थोड़े से, हाँ, जैसे मैंने बताया है, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, इनका मतलब क्या है कि जो टैक्स हमने पे किया होगा तो पिछले साल जो फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, इट मीन्स इस साल वो टैक्स मैंने पे करना है, इस साल वो इंटरेस्ट मैंने पे करना है, इस साल वो डिविडेंड मैंने पे करना है। तो वो चीज़ हम यहाँ से माइनस करेंगे, ना कि अगला जो ईयर है, जो हमारा फोरकास्टेड ईयर है, उसकी फिगर्स, ठीक है। तो ये गाइस हमारा हो गया टॉपिक, और इसके बाद जो हमारे मॉडल्स आते हैं ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही, एंड ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।